हेलो गाइस, स्वागत है एक बार आपका फिर से टेस्ट क्लासेज में। हमारी जो अंतिम जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं और उसकी विशेषताओं के बारे में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। किसी भी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन के पश्चात, रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात जो मूल पदार्थ से रासायनिक रूप से रासायनिक गुणों एवं संगठन में भिन्न होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। भिन्न होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरी भाषा में अर्थात किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, क्या बनता है? अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। लेकिन तो इसका जो टोटल कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जैसे कि 2Mg+O मैग्नीशियम जो है उसकी अभिक्रिया किससे कराई? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो क्या बनेगा? 2MgO सॉलिड अवस्था में। जो मैग्नीशियम के फीते को मैग्नीशियम का जो फीता है इसको O2 की उपस्थिति में जलाने पर, इसमें O2 की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? MgO का श्वेत चूर्ण बनता है। क्या बनता है? श्वेत चूर्ण बनता है। अब जो इसमें पहली जो बात की गई थी कि अभिक्रिया में जो क्या होता है, जो मूल पदार्थ होता है उससे जो होता है क्या होता है, उसके रासायनिक गुण एवं उसका संगठन है जो भिन्न होता है। ठीक है। अब जो इसमें बात करते हैं कि इसका जो टोटल द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ दो मैग्नीशियम के दो अणु थे और ऑक्सीजन के दो अणु थे। और उसके बाद हम बात करते हैं उत्पाद में, तो दो अणु ही मैग्नीशियम के हैं और दो ही किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या है? निश्चित है, दोनों तरफ समान है। तो क्या होगा? द्रव्यमान भी समान ही होगा। बात करते हैं हम अगले उदाहरण की, जैसे कि कोयले का दहन है। कोयले के दहन में अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने ये लिया C+O2
ये था गैसीय अवस्था में, ये था सॉलिड में। ये बन गया किसमें, CO2, और CO2 क्या है, गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, और जो ऑक्सीजन होता है उसका 16। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। टोटल कितना है इनका, 44। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो द्रव्यमान होगा, CO2 का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, 44 ग्राम। यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन अपक्रिया करके 44 ग्राम CO2 बनाते हैं। ठीक है, इधर भी द्रव्यमान 44 था, इधर भी द्रव्यमान 44 है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो टोटल जो द्रव्यमान है वो क्या है, संरक्षित है। टोटल द्रव्यमान जो है संरक्षित है, यानी कि जो जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान अब है। अब दूसरे शब्दों में बात करते हैं, जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो अभिकारकों में जो बंध होते हैं, अभिकारकों के जो मध्य बंध होते हैं, किसके, अभिकारकों के जो मध्य बंध होते हैं वो टूटते हैं, तथा बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। अब देखो, जो हम बात करते हैं कि जो अभिक्रियाएं होती हैं ना, अभिक्रिया वो कई प्रकार की होती हैं। संयोग, वियोग, तीव्र, मंद, इनके आधार पर अभिक्रियाएं, जो वेग होता है उसके आधार पर अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। तो हम सबसे जो पहली अभिक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहली जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। पहली है हमारी कौन सी, संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी है, संयुग्मन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर एक या एक से दो या दो से अधिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभिकारकों के मध्य जो नए बंधों का निर्माण होता है, पुराने टूटते हैं और अभिकारकों के मध्य क्या होता है, नए बंधों का निर्माण होता है, नए बंध बनते हैं। इसमें जो अभिक्रिया होगी वो होगी, जैसे कि कोयले का दहन हुआ, कोयले का दहन C+O2, ठीक है। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना, जैसे 2Mg
H2MgO का निर्माण, ये क्या है, श्वेत है। श्वेत ठोस पदार्थ है और कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, जैसे कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप और कितना 100 ATM वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा एथेन। ये जो कुछ अभिक्रियाएं थी इसमें क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके क्या कर रहे थे, एक ही उत्पाद बना रहे थे। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रिया, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होते हैं, जो पहले से जो निर्मित बंध होते हैं वो तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होगी ये इस प्रकार होगी, इसका जो फॉर्मेट होगा ये इस तरह का होगा। वो किस तरह होगा, AB + C इस तरह का फॉर्मेट होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें क्या, जब हम क्या करते हैं, जब हम कैसे कि जब हम कॉपर सल्फेट नीले विलयन में, इसमें नीले विलयन में कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जब कॉपर सल्फेट जब नीले विलयन में क्या मिलाते हैं हम, जिंक का टुकड़ा, जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो क्या होता है कि जो जिंक है, जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो जो CSO4 का है का नीला रंग गायब होने लगता है। क्या होने लगता है, गायब होने लगता है तथा जो CO है, कॉपर है, वो क्या होने लगता है, अवक्षेपित होने लगता है। अवक्षेपित होने लगता है। CSO4 ZnSO4 बनने
ZnSO4 बनने लगता है। अब हम बात करते हैं कि जो जेड, इसमें क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, अब इसकी जो अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, कम क्रियाशील को, किसको, कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है। अब इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है CuSO4 प्लस Zn जिंक। ठीक है। अब जो क्या होगा, यहाँ पे जो Zn है वो Cu को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जो Zn है वो क्या है, Cu से अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Cu है वो कम क्रियाशील है Zn से। ठीक है। तो नया उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा ZnSO4। ठीक है। क्या बनेगा, ZnSO4। अब हम जो क्रियाशीलता की जो बात आई कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील नहीं है, उसके बारे में जो हमारी जो बुक है उसके अंदर क्या है कि एक सारणी दी गई है जिसे हम सक्रियता सारणी कहते हैं। तो ये जो हमारी जो सारणी है वो है सक्रियता सारणी, यानी कि कुछ तत्वों की दर की सक्रियता सारणी, हालांकि इसके अंदर कुछ ही तत्वों की सक्रियता सारणी है। तो ये जो क्या होती है कि इसमें दो पार्टीशन कर रखे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर का और हाइड्रोजन से नीचे का। दो पार्टीशन कर रखे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर का और हाइड्रोजन से नीचे का। जो शुरुआत में सबसे ऊपर जो ऊपर धातु है वो है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस यानी कि आयरन, Pb लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और लास्ट में क्या है, लास्ट में जो है वो है गोल्ड। ये क्या है, जो ये कितने एक्टिव हैं, इनकी क्रियाशीलता है उसको दर्शाती है। सो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी वो क्या होगी, वो होगी जो होगी पोटेशियम होगी हमारी। अब देखो इस सारणी में जो बात आई थी हमारे यहाँ पे निकल के कि जो Zn है वो Cu से अधिक क्रियाशील है, अर्थात जो इधर देखो Cu नीचे की तरफ है और जिंक है वो ऊपर की तरफ है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी क्या होती है, जो क्रियाशीलता है वो कम होती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, क्रियाशीलता कम होगी। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, क्रियाशीलता घटती है। क्या होती है, क्रियाशीलता घटती है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे क्रियाशीलता घटती जाएगी, अर्थात जो कॉपर है उसकी जो क्रियाशीलता है वो Zn की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और दूसरी बात, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं जितने भी तत्व हैं, ये जो ऊपर के जो तत्व हैं ये वाले, ये लेड तक के ये जो तत्व हैं ये हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो ये क्या होंगे, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगे। और जो हाइड्रोजन के नीचे की तरफ हैं ये Cu, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या होंगे, ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होंगे। ये तो थी हमारी सक्रियता सारणी जो कुछ तत्वों की दी गई थी उसके बारे में कुछ बेसिक्स बातें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया की ओर। किसकी ओर, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। जो ये जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, जो दोनों अभिकारक होते हैं, दोनों अभिकारकों के परमाणु समूह या परमाणु आपस में क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं।
क्या होते हैं, आपस में विस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा AB प्लस CD, तो यहाँ क्या होगा AD प्लस CV, इस तरह का फॉर्मेट होगा। ठीक है, जैसे कि हम अब अभिक्रिया कराते हैं किसकी, CuSO4 की NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि जो कॉपर सल्फेट है, किसकी, कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया है वो किससे कराते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके अभिक्रिया कराने पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, अब देखो यहाँ से विस्थापन कैसे हो रहा है, ये इधर जा रहा है और जो ये OH है ये इधर आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो सल्फेट आयन है SO3-2, ये क्या करेगा, ये NaOH में जो OH नेगेटिव आयंस है, क्या है, OH नेगेटिव आयंस है, उनको क्या करेगा, उनको प्रतिस्थापित करेगा। प्रतिस्थापित करेगा और क्या करेगा, उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, CuOH का होल ट्वाइस प्राप्त होगा। दूसरी एक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जैसे कि AgNO3 प्लस KCl। तो इसमें क्या होगा कि जो NO3 है, जो नाइट्रेट जो आयन है, ये क्या करेगा, विस्थापित कर देगा किसको, Cl नेगेटिव को, और कहाँ चला जाएगा, और क्या प्राप्त होगा हमें, AgCl प्लस KNO3 प्राप्त होगा। ये तो थी हमारी कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सी थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो है ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ क्या लिया था हमने, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या था, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं, अगली जो अभिक्रियाएं हैं वो है हमारी अपघटनिक अभिक्रियाएं, अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटन का मुख्य साधारण भाषा में जो कह सकते हैं हम वो है अपघटन, यानी टूटना। क्या, टूटना। जो अपघटनीय जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक क्या होगा, अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाएगा, वो क्या कहलाएगी, अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाएगा। उत्पादों में बदल जाएगा। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती। इसमें क्या होता है कि जो एक तरह से जो बड़ा जो पदार्थ है वो छोटे पदार्थों में टूटकर बदल जाता है। इनके मध्य क्या होते हैं, बंध टूटते हैं। अभिकारकों के मध्य बंध टूटते हैं। क्या होता है, अभिकारकों के मध्य बंध
टूटते हैं। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे अणु बदल जाते हैं, इसके पश्चात क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में बदल जाता है। अर्थात जो बड़े अणु है, जो बड़ा अणु भार का एक जो बड़ा सैंपल है, जो बड़ा पदार्थ है, वो क्या करेगा, छोटे छोटे अणुओं वाले पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि ये ए बी है, ये फॉर्मेट है इस अभिक्रिया का किस तरह होती है, तो ये क्या करेगी, ए प्लस बी, यानी कि इसका जो भार है वो क्या होगा, अधिक होगा, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, तो और ये क्या हुआ, छोटे छोटे अणुओं में टूट गया, किसमें, कम भार वाले अणुओं में। इसका भार निश्चित है, इससे कम होगा, इसका भार भी इससे कम होगा। तो यानी कि जो बड़े भार वाला जो अणु है वो क्या करेगा, वो कम अणु वाले भार वाले तत्वों में टूट जाएगा। ठीक है, पदार्थों की जो अपघटनीय अभिक्रियाएं होती हैं, इनके लिए क्या होते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी होते हैं। जैसे ताप हुआ, ऊष्मा, ताप हुआ, इधर से विद्युत हुई, इधर से प्रकाश हुआ, ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। जैसे कि विद्युत अपघटन की अभिक्रिया हुई, जो पहली जो अपघटनीय अभिक्रिया है वो है कौन सी, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया। इसमें क्या किया जाता है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिक क्या है, गलित अवस्था है, द्रव अवस्था के अंदर होता है, और इसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पदार्थ है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ हैं गलित या द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने लिया कौन सा, जल का अणु ले लिया, क्या ले लिया, जल का अणु 2H2। अब इसमें क्या करेंगे, हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या, विद्युत धारा। तो ये क्या बन जाएगा ये बनेगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस। और जो एनोड है और कैथोड है वो अलग अलग पे अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। एनोड पे अलग प्राप्त होगा, कैथोड पे अलग प्राप्त होगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन दूसरा एग्जाम्पल है वो है किसका, NaCl का। अगर इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा 2Na प्लस Cl2 गैस प्राप्त होगी। और जो उत्पाद हैं वो कैथोड एनोड पर अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन की, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया की। किसकी, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया की। ऊष्मीय अपघटनीय ये जो अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि ऊष्मा देने पर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। क्या होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ, क्या होता है, इसमें पदार्थ को ऊष्मा देने पर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको क्या किया हमने, 473 केल्विन ताप पर हमने क्या किया, हीट दी। क्या दी,
हीट दी, ऊष्मा दी, तो ये क्या किस में बदल गया, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना प्लस CO2 गैस में, प्लस CO2 गैस में। ये थी कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया थी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ प्रकाश से ऊर्जा लेकर छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कि 2HBr, ये क्या था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसको क्या दिया हमने, प्रकाश, तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन प्लस Br2 में टूट जाएगा, किसमें, Br2 में टूट जाएगा। तो ये तो कौन सी थी, अपघटनीय अभिक्रियाएं। अब होती हैं कुछ मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। कैसी, कुछ मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। जो मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं तीव्र अभिक्रियाएं और दूसरी होती है मंद अभिक्रियाएं। तो हम पढ़ते हैं किसके आधार पर, मंद व तीव्र अभिक्रिया। कौन सी, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। तो इसका जो है किस्म कितने भागों में बांटा गया है, 2 में। पहली तो होती है तीव्र, दूसरी होती है मंद। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, तीव्र अभिक्रिया के बारे में। पहली जो है तीव्र अभिक्रिया, जो कुछ जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, वो इतनी 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 फास्ट होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि अभिक्रिया कब संपन्न हो गई। ठीक है, ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये अभिक्रियाएं अत्यधिक तीव्र गति से होती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है परबल अम्ल और परबल जो क्षार है, उसकी जो अभिक्रिया होती है वो बनाते हैं लवण प्लस जल। ये जो अभिक्रिया है परबल अम्ल व परबल क्षार की जो अभिक्रिया है उसको संपन्न होने में 10⁻⁻10 सेकंड लगते हैं। इसकी जो घात है वो ऋणात्मक है। सोचो कितनी अधिक तीव्रता से होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत अधिक तीव्रता के साथ में होती है। ठीक है, जैसे कि NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये जो अभिक्रिया है इसको होने में लगा समय कितना है, होने में लगा जो समय है वो कितना है, 10⁻⁻10 सेकेंड। 10⁻1 सेकेंड के भी बहुत 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 कम हिस्से के अंदर अभिक्रिया होती है। दूसरा एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस HCl, तो क्या बन गया, AgCl प्लस HNO3। ये क्या है, श्वेत अवक्षेप है। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया जो पूरी हुई, इसका जो बहुत अत्यधिक गति से अभिक्रिया होती है। ठीक है, और प्राप्त क्या होता है,
श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है। और जो पौधों में जो क्या होता है, एक दूसरा होता है पौधों में संश्लेषण बहुत अधिक तीव्र गति से होता है। क्या होता है, अधिक तीव्र गति से होता है। कितना, इसका जो अर्ध आयु काल है वो है 10⁻⁻12 सेकेंड। अर्ध आयु काल क्या होता है, जो आधे अभिकारक हैं, आधे अभिकारकों को उत्पाद में बदलने में लगा समय। क्या होता है, बदलने में लगा समय। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मंद अपक्रिया। मंद जो अपक्रियाएं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये बहुत अधिक समय में पूरी होती हैं। कुछ अभिक्रियाओं को तो पूरा होने में 1 घंटे, 1 दिन या 1 साल भी लग सकता है। क्रिया बहुत अधिक वर्षों तक चल सकती है। ठीक है, ये 1 घंटे, 1 साल, 1 दिन कभी भी पूरी हो सकती हैं। ठीक है, इस अपक्रिया का जो एग्जाम्पल है वो है जंग लगना। जंग कई सालों में जाके लगती है। जंग लगने में कई सालों तक लग जाते हैं, कई सालों तक लग जाते हैं। ये क्या है, मंद गति की जो क्रिया है उसका उदाहरण है। इसका जो है वो है 4Fe + 3O2 + 6H2O। ये क्या बना लेगा, FeO3 और 3H2O। ये क्या है, जंग का सूत्र है। FeO3 2FeO3 3H2O, ये क्या है, जंग का फॉर्मूला है। ठीक है, ये थी कौन सी, मंद अपक्रिया। अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय बातों की। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे की जो अपक्रियाएं हैं वो हम बात करेंगे अगली जो क्लास है उसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।